जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2026 की तैयारी कर रहे हो और आपका भी पेपर दोस्तों 14, 15, 16, 17 या 18 जुलाई को है, तो आज की ये रामबाण क्लास आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है दोस्तों। 12 तारीख को और आज 13 जुलाई को जो पेपर हुआ है दोस्तों, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वही एग्जाम पैटर्न में आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों। जिसने भी आज ये सारे क्वेश्चन अटेंड कर लिए दोस्तों, उसको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी इस क्वेश्चन से। ठीक है मेरे भाई, यही पेपर पैटर्न आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सी बनास की सहायक नदी नहीं है दोस्तों। बहुत ही इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, बताइए आप लोग एक बार जल्दी से ये बताइए, आपका पेपर किस डेट में, किस शिफ्ट में, और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ, ये आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा पार्वती नदी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। यही एग्जाम पैटर्न में पेपर आ रहा है दोस्तों। इस क्लास से दोस्तों आपको हूबहू क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इस क्लास का एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। हर एक क्वेश्चन आपको आपकी सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है दोस्तों, बताइए। जिसने भी मेरी 11 जुलाई वाली क्लास अटेंड करी होगी उसको बहुत बेनिफिट हुआ होगा दोस्तों। उसमें मैंने वही पैटर्न बताया था जो आपके 12 और 13 जुलाई को आज पूछा गया, वही पैटर्न मैंने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो दक्षिणतम प्रदेश होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सा है। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी आपको टिक कर लेना है यहां से। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, सहरिया जनजाति के पेड़ों पर बनी मचान गुमा झोपड़ी को क्या कहते हैं। कल के पेपर में पूछा था ये क्वेश्चन 12 तारीख को, तो क्या कहते हैं मेरे भाई, टापरी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपको टिक कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपोर्टेंट है। यदि हम लूनी नदी के किनारे सहायक उद्गम के अंत से, मतलब जो उनके उद्गम स्थल के अंत से यात्रा करते हैं, तो हम उसकी सहायक नदियों का किस प्रकार से क्रम जमाएंगे। मतलब कि जो आपको डायरेक्ट आपको ये पूछ रहा है कि जो लूनी नदी है उसकी अगर हम उसके दोस्तों अगर हम क्रम के अनुसार बात करें दोस्तों, जहां से उसका उद्गम स्थल होता है, तो उसकी सहायक नदियों के बारे में आपसे पूछा है। तो बताइए कहां से हम इनको जमा सकते हैं। सबसे पहले कौन सी नदी आती है, कमेंट करके बताइए जिसको भी पता है इस प्रश्न का आंसर। तो यहाँ पे आप लोग ये वाला देखो, सबसे पहले जो आती है मेरे भाई बांडी नदी आती है, सबसे पहले बांडी नदी आती है, पहले नंबर पे बांडी नदी हो जाएगी दोस्तों, है ना। ठीक है, यानी कि फोर्थ वाला आपका सही हो जाएगा। तो यानी ये वाला मुझे लग रहा है बी वाला बांडी। उसके बाद दोस्तों सुकड़ी नदी दूसरे नंबर पे आती है। ठीक है, और जो तीसरे नंबर पे है वो गुजिया नदी, और चौथे पे जवाई नदी। ठीक है मेरे भाई, तो आपको ये वाला पोर्शन जमाना पड़ेगा। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो ये फोर्थ है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, सेकंड वाला, ये सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये थर्ड वाला कौन सा होगा मेरे भाई, गुजिया नदी, यानी ये वाला। ठीक है, और फर्स्ट वाला आपका ये वाला। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान से सुनिएगा। एक तरफ समय पार्क है और दूसरी तरफ उनके जिले हैं। जैसे नमदा पार्क कहाँ पर है ये आपको बताना है, डोरिया, अजरगा और मार्बल मूर्ति निर्माण। सुमिलित करिए दोस्तों, मिलान कीजिए, क्या आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन तो पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पर भी 2 वाला ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, तो नर्मदा आप देखोगे दोस्तों ये कहाँ पर है, कोटा का है। ठीक है, और अगर आप इसकी डोरिया की बात करोगे ये बीकानेर का है मेरे भाई। ठीक है, और वहीं आप इसकी अजरका की बात करोगे जयपुर में है, और बचा क्या, मार्बल मूर्ति निर्माण, ये टोंक में दोस्तों जिले। ठीक है, तो ये चीज आपको मिलान कर लेनी है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चलिए ये वाला क्वेश्चन मिलाइए। सूची 1 में आपको किले दे रखे हैं और सूची 2 में आपको उनके स्थान दे रखे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैंने कहा ना दोस्तों, अगर आज आपने ये सारे क्वेश्चन अटेंड कर लिए तो आपको हूबहू क्वेश्चन छपे हुए देखने को मिलेंगे कल के पेपर में। एक भी क्वेश्चन मिस मत करना दोस्तों। ठीक है, विश्वास के साथ कह रहा हूँ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे दोस्तों। एक तरफ किला और एक तरफ स्थान है, ध्यान से बताइए। मेहरानगढ़ कहाँ का है दोस्तों, अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देखोगे ना तो मेहरानगढ़ दोस्तों का जोधपुर में आता है।
यानी कि आपका 2 से आंसर होगा। ए का टू किस में आ रहा है, ए का टू इसमें आ रहा है, ए का टू इसमें आ रहा है, ए का टू इसमें नहीं आ रहा। अब बचे 2 ऑप्शन। अब जूनागढ़ का किला आपको कहां पर देखने को मिलता है मेरे भाई? जूनागढ़ का किला गुरुजी बीकानेर का मिलता है। तो टू बी का तो ये किस में आएगा? बी का ए आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है। ठीक है दोस्तों। वहीं अगर आप बात करेंगे लोहागढ़ फोर्ट, आपको पता है भरतपुर में, और नाहरगढ़ जयपुर में दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पर भी ए वाला आपको टिक कर लेना है। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि सेशन आपको अच्छे से पसंद आ रहा, रिवीजन हो रहा है दोस्तों। अगर सारी चीजें क्लियर है तो मेरे भाई ये वाला बटन दबाकर मुझे रेस्पॉन्स तो कर दो सभी स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक कर लेंगे सभी स्टूडेंट्स, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो मेरे भाई, एग्जाम तक ठीक है बने रहेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसी प्रकार से हम रिवीजन करेंगे ताबड़तोड़ क्वेश्चंस का। पर्यटन स्थलों और उनके शहरों का मिलान करना आप लोगों को। अब यहाँ पर भी भाई, अब आप देखो पटवों की हवेली कहाँ पर देखने को मिलती है, अगर आपने अच्छे से पढ़ी है बताइए। और सिलीगढ़ झील कहाँ पर मिलती है, ये सब आपको मिलान करना है यहाँ पर भी दोस्तों। ठीक है, तो पटवों की हवेली आप सभी को पता गुरुजी जैसलमेर में होती है। यानी हमारा ए का 2 से आंसर स्टार्ट होगा। ए के 2 से एक ही ऑप्शन है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, यहाँ पर भी ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर आप बात करोगे दोस्तों ये सिलीगढ़ की बात करोगे दोस्तों, सिलीगढ़ झील दोस्तों आपको अलवर में देखने को मिलेगी। ठीक है, और सहेलियों की बाड़ी दोस्तों आपको उदयपुर में देखने को मिलेगी। ठीक है, संग्राम सिंह ने बनवाई थी। और 84 खंभों की छतरी आपको बूंदी में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। 84 खंभों की छतरी किसकी है मेरे भाई, एक बार कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न बताइए, ये आ चुका आपके स्क्रीन पर। जहार पीर के नाम से प्रसिद्ध गोगा जी का संबंध किस वंश से है? देखो वंश वाला टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। वंश वाले टॉपिक से क्वेश्चन भर भर कर आ रहे हैं दोस्तों। हर आपके एग्जाम में अगले जो पेपर है ना दोस्तों, चारों खंड में ए बी सी डी में, उनमें दोस्तों ये पूछेगा जरूर आपसे। ठीक है, तो भाई कल स्पेशल जिसका भी 14 जुलाई को कल पेपर है, कल जिसका भी दोस्तों 14 जुलाई को पेपर है, उनके लिए बहुत इंपोर्टेंट क्लास है, मिस मत करना एक भी क्वेश्चन आज की क्लास का। तो दोस्तों ये बताइए क्या आंसर होगा इस प्रश्न का, ये क्वेश्चन दोस्तों बताइए। तो इनका संबंध चौहान वंश से है दोस्तों। किससे? चौहान वंश से है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 10, वीर कल्लाजी राठौर जिन्हें क्या कहा जाता है? गुरु 4 हत्थों वाले देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 4 हत्थों वाले देवता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, किसी को पता है कारण? अगर पता है तो आप बता सकते हैं। ये किस वंश से थे, ये आपसे पूछा है। तो गुरु ये इनका वंश संबंध था राठौड़ वंश। किस वंश से संबंधित थे? राठौड़ वंश। ठीक है मेरे भाई, और जो पाबूजी थे वो भी राठौड़ वंश से ही संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में रेवाड़ी में हुई थी। ये आपको एक पॉइंट क्लियर हो चुका है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहोगे गुरु इनके जो पहले अध्यक्ष थे गोपीलाल यादव थे। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये बताइए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जयपुर प्रजामंडल के वह नेता कौन थे जो दो बार मतलब कि 1938 में और 1940 के अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। 2 बार अध्यक्ष चुने गए, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताइए दोस्तों, तो वो कौन थे मेरे भाई? जमनालाल बजाज। ठीक है, ये गांधी जी को अपना 5वां पुत्र मानते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये वाला बताइए, क्वेश्चन नंबर 14, सिरोही प्रजामंडल के वह एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्हें राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है। तो जी आंसर हो जाएगा मेरे भाई इसमें क्या होगा? गोकुल भाई भट्ट गुरु। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए। यहां पर आपको टिक करना है गोकुल भाई भट्ट। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखो इसी प्रकार का पेपर पैटर्न आ रहा है दोस्तों आपके एग्जाम में। ठीक है, अभी जो 12 और 13 को जो पेपर मिला आपको, ठीक है, उसमें आप देख सकते हो इसी प्रकार के क्वेश्चन करवाए। और इसी टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको एक दिन पहले 11 जुलाई का जिसने भी मेरा पेपर अटेंड किया है दोस्तों, उसको एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिला होगा। यकीन नहीं मानो तो आप वीडियो खोलकर देख लो, इसी चैनल पर अपलोड है 11 जुलाई वाली। उसमें मैंने यही पैटर्न बताया था और वही पैटर्न आपको आया है दोस्तों 12 तारीख को। ठीक है, मत्स्य संघ का नाम के एम मुंशी के सुझाव पर रखा गया। ओके रिपोर्ट है। एक चीज यहां पर क्लियर हो चुकी है कि मत्स्य संघ का था ना दोस्तों, मत्स्य संघ, ठीक है, इसका नाम के एम मुंशी के पर रखा गया नाम पर। लेकिन इसके निर्माण का विरोध किस नेता ने किया था? बहुत इंपोर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनेगा।
चलिए बताइए इनका इस का विरोध किसने किया था? देसराज सिंह ने किया था मेरे भाई, भरतपुर के। ऑप्शन नंबर बी आपको टिक कर लेना है यहाँ पर सभी विद्यार्थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में विलय करने के लिए गठित सत्यनारायण राव समिति में अन्य सदस्य कौन कौन थे? अन्य सदस्य कौन कौन थे? तो यहाँ पे उपरोक्त दोनों टिक कर लेना, मतलब कि बी के गुप्ता भी थे और वी विश्वनाथन भी थे। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना, उपयुक्त दोनों, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 16। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, ये देख लो, आप देख सकते हैं। राणा कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य का मतलब आपको गलत कथन निकालना है कि राणा कुंभा के बारे में इन चारों ऑप्शन में कौन सी बात गलत कही गई है। वे संगीत प्रेमी थे, क्या वे संगीत प्रेमी थे? ये बिल्कुल ओके रिपोर्ट है गुरु, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है। वह कुंभलगढ़ दुर्ग का उन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था गुरुजी, ये भी बिल्कुल सही है। वो मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे, ये भी बिल्कुल सही है। वो बहुत ही विद्वान, वो मतलब कि वे बहुत स्वयं को विद्वान नहीं मानते थे और पर विद्वानों को आश्रय देते, भले ही वो विद्वान नहीं थे लेकिन विद्वानों को आश्रय देते थे, ये बात गलत है भाई, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो यही हमारे प्रश्न का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन और देख लेते, कथन से रिलेटेड क्वेश्चन। राव चंद्र सेन, इस बार दोस्तों आपको राव चंद्र सेन के बारे में असत्य कथन ढूंढना है इन चारों ऑप्शन में से। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले, इन्हें मारवाड़ का प्रताप और भूला बिसरा राजा कहा जाता है। गुरुजी ये तो ओके रिपोर्ट है, बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने। इन्होंने नागौर दरबार जो कि अकबर का था 1570, उसमें उपस्थित होने के बावजूद अधीनता स्वीकार नहीं की थी मेरे भाई अकबर की, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। चंद्रसेन ने अपना अंतिम समय चित्तौड़गढ़ के जंगलों में व्यतीत किया। गुरु ये तो गलत कथन है भाई, यही हमारे प्रश्न का आंसर होगा, यही गलत है इससे। ये मारवाड़ के प्रथम शासक थे जिन्होंने मुगलों के विरुद्ध छापामार नीति अपनाई थी, ये भी बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। तो इसमें गलत ये सी वाला ऑप्शन है गुरु, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा और देख लेते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट इन क्वेश्चन को छोड़ेगा उसे एग्जाम में पछताना पड़ेगा, इसलिए कह रहा हूं एक भी क्वेश्चन मिस मत करो, हूबहू छपेंगे एग्जाम में क्वेश्चन ये। सवाई जयसिंह द्वितीय के संदर्भ में कौन सा कथन इस बार गलत है? यहाँ पर अब आपको किसके संदर्भ में बताना है? सवाई जयसिंह द्वितीय के कथन संदर्भ में बताना है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, इन्होंने 5 स्थानों पर सौर वेधशालाओं का निर्माण किया था, जंतर मंतर भी शामिल था, बिल्कुल सही है। इन्होंने जीज मोहम्मद शाही नामक नक्षत्रों की सारणी तैयार करवाई थी, ये भी बिल्कुल सही है। इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करवाने वाले अंतिम हिंदू शासक के रूप में ख्याति प्राप्त की थी गुरु, ये भी ओके रिपोर्ट है। सवाई जयसिंह ने हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों का नेतृत्व किया, ये गलत है भाई, मुगलों का नेतृत्व दोस्तों ये गलत होगा दोस्तों, मानसिंह प्रथम ने किया था, यहाँ यही ये गलत हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि हमें गलत कथन ही पूछा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान के कौन से जिले आते हैं? इस टाइप के क्वेश्चन कल भी पूछा था दोस्तों, बताइए इसका आंसर, और आज भी पूछेगा दोस्तों, ठीक है, आज भी पूछा था। तो बताइए इस प्रकार का आंसर क्या होगा? देखो राजस्थान की जलवायु आपको अच्छे से कवर करनी है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जयपुर और दौसा आपको टिक कर लेना है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा क्षेत्र BSHW के प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आता हुआ। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, वो कौन सा क्षेत्र है? अरावली के पश्चिम का अर्ध शुष्क क्षेत्र, जो दोस्तों कौन सी जलवायु में आता है? BSHW प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर टिक करना आप सभी को। ये प्रश्न बताइए, देखो अपनी तैयारी भी चेक करते रहो साथ साथ में, जिसका भी मेरे भाई 14 तारीख को, 15 तारीख को, 16 तारीख को, 17 तारीख को और 18 जुलाई को पेपर है, वो अपनी इस क्लास के माध्यम से तैयारी को एनालाइज करो कि आपकी तैयारी किस दिशा में चल रही है, किस लेवल में चल रही है, क्या आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही है, या आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को चेक करो। इसीलिए एक एक क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। किस प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने
खादी का प्रचार किया और चरखा संघ की स्थापना की? महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछने योग्य प्रश्न है भाई। बताइए इसका सही जवाब। तो इसका गुरु सही जवाब हो जाएगा जयपुर प्रजामंडल। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। एक बार मुझे कमेंट करके ये बताओ कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है, एक बार कमेंट करके बताइए। चलिए ये वाला बताइए, मारवाड़ के शासक जिसका नाम है चंद्रसेन, चंद्रसेन के खिलाफ मुगल बादशाह अकबर ने निम्न में से किसके नेतृत्व में सेना नहीं भेजी थी? देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था और आपके कल के पेपर में आया भी ये क्वेश्चन, ठीक है। जो कह रहे थे ना सर इतना इजी पेपर है, इतना इजी पेपर है, क्वेश्चन उसी में से देखने को मिले बहुत सारे, ठीक है दोस्तों। चलिए यहां पर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा सभी विद्यार्थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई आमेर के राजा मानसिंह। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ये प्रश्न बताइए, करनी माता के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। तो वही पैटर्न में करवा रहा हूं जो पेपर में आ रहा है। क्वेश्चन है, पहला कथन है, इन्हें चूहों वाली देवी के रूप में जाना जाता है। भाई सभी को पता, बहुत अच्छी लाइन है, मजा आ गया पढ़ के, ठीक है, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। ये बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी है, ये भी ओके रिपोर्ट है। इनका जन्म जैसलमेर के तनोट गांव में हुआ, क्या ये सही है? क्या बताइए, क्या ये सही है? नहीं भाई ये सही नहीं है। तो इनका जन्म कहां पर हुआ मेरे भाई? जोधपुर में हुआ। इनके मंदिर के सफेद चूहों को काबा कहा जाता, ओके रिपोर्ट है। तो ये सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा भाई, जैसलमेर नहीं आएगा यहाँ पे, जोधपुर आएगा। ये बताइए। अब है सूची 1 में सार्वजनिक उपक्रम को सूची 2 स्थान से सुमिलित कीजिए। एक तरफ दोस्तों आपके सामने दे रखा है हिंदुस्तान कोपर लिमिटेड, देखो इसके ऑप्शन ये रहा, इसका ऑप्शन ये रहा, आप ऑप्शन भी देख सकते हैं, मैंने अलग स्लाइड पर रखा है, यहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए मैंने अलग स्लाइड पर रखा है, ठीक है मेरे भाई। ये ऑप्शन है इसके, अब आपको ये मिलाना है दोस्तों। चलिए अब मिलाइए, बनाइए, क्या आंसर बनेगा यहाँ पे सभी स्टूडेंट को बताना है आंसर क्या बनेगा। अब एक बार फिर से देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं दोस्तों। अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो क्या आंसर हो सकता है पहले वाले का? आप देखोगे कि जो हिंदुस्तान कोपर लिमिटेड है मेरे भाई, ये खेतड़ी में है मेरे भाई, यानी आपका आंसर ख से स्टार्ट होगा। ख से कौन सा स्टार्ट हो रहा है? ख से एक ही ऑप्शन है भाई, ऑन द स्पॉट फैसला हो चुका है। और 2 का क, थर्ड का घ, 2 का क, 2 का क वाला का ये वाला, यानी फर्स्ट का ये हो जाएगा, 2 का ये हो जाएगा, थर्ड का घ हो जाएगा और फोर्थ का ये हो जाएगा, ठीक है। सांबर ये आपको जयपुर में, सांबर में, ठीक है। हिंदुस्तान ये इसमें, ठीक है। तो आपको क्या जमाना है दोस्तों? ख, क, ग, घ और ग, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है मेरे भाई। तो आपको ऐसे सुमिलित यानी मिलान कर लेना है। अगला फैक्ट, अगला क्वेश्चन, ये बताइए। देखो मेरे साथ लास्ट तक लड़ाई करोगे, लास्ट तक आपको बने रहना है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को ट्रीटमेंट करना, अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। निम्न में से कौन सा असंगत युग्म है? राजस्थान का स्टेट केमिकल वर्क डिमांड, देखो इसके भी ऑप्शन यहाँ पर, अच्छा इसके ऑप्शन नहीं देख रखे, उसने डायरेक्ट पूछ लिया कि असंगत युग्म पहचानना आप लोगों को। तो चलिए पहचान लेते, इसमें क्या हो जाएगा? राजस्थान स्टील लिमिटेड ये डिडवाना, ठीक है। हाईकोर्ट प्रिंसेस क्या नाम, प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर, ठीक है। मेवाड़ शुगर मिल्स भोपाल सागर, ये भी ठीक है। लेकिन जेके सीमेंट निमराना नहीं है, निम्बाड़ा है, निम्बाड़ा, ठीक है, निमराना नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माही की कौन सी सहायक नदी सबसे पहले माही में आकर मिलती है? बहुत इंपोर्टेंट है। देखो माही की सहायक नदी पूछ लेना, कल आपको चंबल बेसिन पूछा था, आपको माही, लूणी ये वाली नदी अच्छे से पढ़नी है, इनकी सहायक नदी अच्छे से पढ़नी है, इन पर बने बांध अच्छे से पढ़ने, ठीक है। तो आपको सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है दोस्तों माही में? तो एराव नदी मिलती है बांसवाड़ा में, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपको टिक करना है, ठीक है। क्या टिक करना है? डी ऑप्शन आपको यहाँ पर टिक कर लेना है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनना, पूरा विजुअल है ना दोस्तों, आप लोगों को दिख तो रहा है ना अच्छे से। देखो लूणी की सहायक नदियां, लूणी की सहायक नदियां कौन कौन सी? पहले ध्यान से पढ़ना क्या फैक्ट कह रहा है। पहले वो कह रहा है अरावली की पहाड़ियों से निकलकर लूणी में बाईं ओर से मिलने वाली, पहले हम पढ़ेंगे कौन सी पढ़ रहे हैं अपन? बाईं ओर से। कौन सी? बाईं ओर से। तो बाईं ओर से मिलने वाली नदियों का क्रम सबसे पहले आप देखोगे
सरसूती नदी है, गुहिया नदी है, बांडी नदी है, हेमवास भी कहते हैं इसे, लोलरी नदी है, सुकड़ी नदी है जिसको, ठीक है, हेमवास। और यहाँ पर देखोगे मिश्री नदी है जिसको मीठड़ी नदी भी कहते हो, जवाई नदी है, खारी नदी है, बांडी, सुकड़ी, बांडी, नाडी, सुगी, नाडी, ये सब आपको ध्यान रखना है। ये सब दोस्तों अरावली से निकलने वाली नदियां, वो भी बाएं हाथ की। अगर हम बात करें ब वाले में देखेंगे यहाँ पे कि लूनी नदी में दाईं ओर से, अब हम पढ़ेंगे दाईं ओर से, किस ओर से, दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी का नाम बताया उसने, और उस एकमात्र नदी का नाम है जोजड़ी, जिसको मीठड़ी नदी भी कहते हैं। तो जोजड़ी नदी, ये आपको पढ़ लेना अच्छे से। आपको इसी प्रकार से माही नदी की सहायक नदी भी पढ़नी है। अब एक फैक्ट वाला क्वेश्चन है कि मिर्जा राजा जयसिंह के संदर्भ में असत्य कथन पद पहचानना है आप लोगों को, असत्य कथन आपको पहचानना है। इन्होंने 3 मुगल साम्राज्य से जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की सेवा की थी, ये तो बिल्कुल सही बात है भाई। इन्हें मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने प्रदान की थी, ओके रिपोर्ट है। इन्होंने शिवाजी के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि की थी 1665 में, जून 1665 में, बिल्कुल सही है दोस्तों। इस शिवाजी की और जो पुरंदर की संधि हुई थी ना दोस्तों, मिर्जा राजा जयसिंह, ये किसकी तरफ से आया था? मिर्जा राजा जयसिंह किसकी तरफ से आए थे? तो औरंगजेब की तरफ से आए थे मिर्जा राजा जयसिंह, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे जयसिंह ने जयपुर शहर की स्थापना 1727 में की थी, ये गलत है भाई, ये गलत है। सही आंसर होगा, यहाँ पे दे भी रखा है कि जयपुर की स्थापना सवाई जय सिंह ने की थी, सही उत्तर, ठीक है। असत्य कथन पूछा है ना यहाँ पे, तो असत्य तो यही होगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आंसर खुद ही दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी वाला कथन बिल्कुल असत्य हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब आपको ये सुमिलित करना, अब सुमिलित नहीं करना, ध्यान से, सुमिलित नहीं है ये पूछा है। देखो आर्टिकल्स यही पूछे जा रहे, अब आपको पूछेगा, ध्यान से सुनना है, कौन सा सुमिलित नहीं है, ध्यान से देखो। आर्टिकल 17 में अप्रश्यता का अंत बिल्कुल सही है, 18 में उपाधियों का अंत बिल्कुल सही है, लेकिन 23 में लोक नियोजन नहीं है दोस्तों। तो 23 में है क्या दोस्तों? मानव तस्करी है। क्या मेरे भाई? मानव तस्करी से रिलेटेड ये आर्टिकल है, ठीक है, यही सही सुमिलित नहीं है, प्रश्न का आंसर यही होगा। और आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? तो आर्टिकल 32 जिसमें क्या दे रखा है? संवैधानिक औपचारिकों का अधिकार दे रखा है मेरे भाई, ठीक है, ओके रिपोर्ट है। आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार है, क्या है दोस्तों? समानता का अधिकार, समानता अधिकार, समानता अधिकार है दोस्तों, ठीक है। और आर्टिकल 21 में क्या? जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार। अगर यहीं पर ए जोड़ दे तो शिक्षा का अधिकार बन जाएगा, ये ध्यान रखना, जीवन का अधिकार, ठीक है। अगर इसमें अगर आपको ए जोड़ देगा 21 के, तो आपको किसका अधिकार मिल जाएगा? ये जीवन का अधिकार नहीं, स्वतंत्र और शिक्षा का अधिकार बन जाएगा। बाकी 44 में समान नागरिक संहिता आप सभी को पता ही होगा, यहाँ पर अपन देख लेंगे। आर्टिकल 40 किससे संबंधित है? देखो समान नागरिकता संहिता आर्टिकल 44 आपको ध्यान रखना, अभी जस्ट अपन ने इसके बारे में बात करी है। तो यहाँ पे आपको पूछा 40 का संबंध, तो ग्राम पंचायतों का संगठन, ठीक है मेरे भाई। इसका जो आर्टिकल रहता है 243 के से समथिंग है दोस्तों इसका आंसर, ठीक है, अगर आर्टिकल पूछेगा तो। लेकिन गठन पूछेगा तो ग्राम पंचायतों का संगठन, ठीक है, 40 से संबंधित है। और देखते हैं, ध्यान से सुनेंगे। अब यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट दिए, अब आपको ध्यान से पढ़ना है। इनमें से एक आएगा आपके, इनमें से आपके आएगा 18 तारीख तक यही पूछेगा आपसे, ध्यान रखना। आर्टिकल 29 की बात करेंगे तो अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 26 के बारे में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 43 सहकारी समितियां जिसको कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कहते हैं। आर्टिकल 39 ये बहुत इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। इसमें समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है, इन्हीं में से पूछेगा आपको। राज्य सचिवालय के सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन कौन से मेरे भाई, कौन सा है, ये आपसे पूछा। तो सामान्य प्रशासन विभाग इसका होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान राज्य महिला आयोग के बारे में आपको विचार करना है दोस्तों, चलिए बताइए। और आपको ऑप्शन दे रखा है क्या इसमें? ये रहा ऑप्शन, ये रे। उसने कहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन पूछा आपसे, ठीक है। तो चलो निकालते हैं इसमें से। पहला, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अनुसूची कार्यों की जांच करना,
महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन पर स्वयं संज्ञा देना, या फिर जेलों और महिलाओं सुधार गृहों का निरीक्षण करना। तो इसमें से आपको क्या पूछा, सत्य कथन पूछा है मेरे भाई। यहाँ पर आप लोग आंसर बताइए क्या आंसर होगा। तो इसमें सत्य होगा दोस्तों ये वाला कथन, जेलों और महिलाओं सुधार गृहों का निरीक्षण करना। ठीक है, डी वाला ऑप्शन लग रहा है मुझे तो। नहीं 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 नहीं, डी वाला कहाँ है, ये तो तीनों ही सही है ना भाई, डी वाला कहाँ है, सॉरी सॉरी, ये तीनों ही सही है, ये तीनों ही सही है। आंसर आपको यहाँ थोड़ा टिक करना, आपको तो यहाँ टिक करना है गुरु। तो ये तीनों ही सही है भाई, राज्य महिला आयोग से रिलेटेड ये तीनों ही सही है। तो आपको 1 2 3 ये सभी आपको टिक करना है। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है। नहीं पूछा, गलती मत कर देना भाई मेरे, गलती मत कर देना। चलिए बताइए, नीलगिरी पहाड़ियां है ना, बिल्कुल है गुरु। नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है दोस्तों, और यहाँ पर टोडा जनजाति निवास करती है। अन्नामलाई की पहाड़ियां भी हैं, इलायची जो इसको काड़ेगम पहाड़ियां भी कहते हैं दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे लास्ट पहाड़ियां ही है। ठीक है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियां गुरु ये ओडिशा की है दोस्तों, पूर्वी पूर्वी घाट की है ये जो पहाड़ी है ना महेंद्रगिरी, ये पूर्वी घाट की है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट का हिस्सा नहीं है, यहाँ पर ये पूछ लिया। जवादी की पहाड़ियां हैं, शिवराय पहाड़ियां, नंदामलाई की पहाड़ियां, लेकिन महाबलेश्वर पहाड़ियां दोस्तों पश्चिमी घाट में है, पश्चिमी घाट में। ये कहां पर है, पश्चिमी घाट में है, पश्चिमी घाट में। ठीक है दोस्तों, तो ये इससे सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की निम्न में से पर्वत चोटियों की उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम, यानी बड़े से छोटे में व्यवस्थित करना, आप लोगों को बड़े से छोटे में व्यवस्थित करना है। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए व्यवस्थित करो, इसका आंसर बताओ क्या होगा। तो यहाँ पे आप क्या टिक करोगे, अगर देखोगे तो सबसे पहले बड़े से देखना है, तो सबसे पहले बड़ी गुरु शिखर है दोस्तों। ठीक है, यानी कि आपको आंसर कौन सा, फोर्थ से स्टार्ट होगा, फोर्थ से तो यही हो रहे, उसके बाद कौन सी, यानी कि आपको कौन सा टिक करना है यहाँ पे, आंसर बताइए। ठीक है, उसके बाद आपकी ये कौन सी शेर चूटी है, मतलब ये आपको बी वाला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला, पहले 4 फिर 3 फिर 1 2। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। गुरु शिखर की ऊंची चोटी दोस्तों अरावली, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने अरावली इस चोटी को क्या क्या कहा था, संतों का शिखर। ठीक है, उसके बाद शेर चोटी है, देख सकते हैं इसकी ऊंचाई, देलवाड़ा चोटी देख सकते हैं, अचलगढ़ की ऊंचाई देख सकते हो, तारागढ़ चोटी की ऊंचाई देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल भी मिस मत करना, एग्जाम में पूछा है ये क्वेश्चन, एग्जामिनर ने पूछा आप लोगों को। भारतीय संविधान की सभा और प्रमुख समितियां, यानी कि आपको 14 तारीख से 18 तारीख तक इन्हीं में से पूछेगा। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सदन समिति पी पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है मेरे भाई, अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना दोस्तों। ठीक है, तो एक तो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, अभी जो अपन ने पढ़ा ना उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कर लो। इसका ऑप्शन है क्या, ये इसके ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखो देखो लगा भी रखा है सही आंसर, यहाँ पे लगा भी रखा है, तो यहाँ आपका ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अभी आपने पढ़ा ना संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अभी अपन ने पढ़ा था। और प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, 2 का, यहाँ पे देखो 2 का क, 2 का आपका क वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये वाले हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आपको मिला लेना है। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन, फरवरी 2026 में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान के प्रदर्शन संघ के बारे में असत्य कथन आपको ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे राजस्थान ने पदक तालिका में शीर्ष 5 स्थान हासिल किया, ओके रिपोर्ट है। राजस्थान ने कुल 100 पदक जीते, भाई ये गलत है, ये गलत है भाई, कुल 100 पदक तो जीते ही नहीं है, 60 64 65 पदक जीते हैं, 64 से 65, और उसमें भी तो स्वर्ण पदक मुश्किल से 30 या 24-30 कुछ ऐसे ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सही है, ये लेकिन ये गलत है, और हमारे प्रश्न का आंसर भी यही होगा, क्योंकि उसने आपसे क्या पूछा, असत्य कथन ढूंढनी है, तो बी वाला ऑप्शन आपको टिक करना है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये तो मैंने सी और डी आपको टिक नहीं करना, बी वाला टिक करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी वाला ऑप्शन सही है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, राजस्थान जूनियर एक्वाटिक चैंपियनशिप 2026 में उदयपुर के बालाजी तरटाल में स्विमिंग क्लब के तैरकों ने कुल कितने पदक जीते, गुरु 16 पदक जीते हैं मेरे भाई, कितने, 16 पदक जीते हैं दोस्तों। ठीक है,
4 रजत और 12 कांस्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान जूनियर एक्वाटिक चैंपियनशिप 2026 में अकेले 4 पदक जिसमें 1 रजत और 3 कांस्य पदक जीतकर अपने क्लब की सबसे सफल तैराक बनने वाली गौरव किसने हासिल किया मेरे भाई? तो ये उदयपुर की रहने वाली है मेरे भाई, इनका नाम भी याद रखना, उदयपुर, नाम क्या, दिव्याना सिंहवी, और ये कहाँ की है? उदयपुर की है मेरे भाई, उदयपुर। यहाँ पे लिख लो सही से मेरे भाई, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखना, उदयपुर आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन ये बताइए, नेपाल को हराकर शूटिंग वॉलीबॉल वर्ल्ड कप में गोल्डन मेडल जीतने वाले पहले भारतीय टीम ने राजस्थान किस खिलाड़ी को शामिल किया गया? दोस्तों, किस खिलाड़ी को शामिल किया गया था? तो बिल्कुल बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहां के? जयपुर के हैं, मोना जाट। ठीक है, जयपुर के। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज आपको ध्यान में रख लेनी है। फिलहाल आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके मुझे रेस्पॉन्स तो कर दो। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक और शेयर करके मुझे रेस्पॉन्स कर देंगे। और एक रिक्वेस्ट है मेरे भाई, अगर आप राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बहुत काम आने वाला है ये चैनल आपके लिए। ठीक है, हमेशा आपके लिए क्लासेस तैयार रखेगा दोस्तों, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करना। ठीक है, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मिलेंगे कल एक और नई क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।